नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए मौर्य वंश और मौर्य वंश में किस सम्राट को स्पेशली पढ़ना है, सम्राट अशोक। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक जानकारी के साथ। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ हमको जैसा कि पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, शासन के सिद्धांतों को जानने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस पुस्तक में 15 अभिकरण है। 15 अभिकरण मतलब 15 चैप्टर कर लीजिए, 15 कांड कर लीजिए, जो भी कहिए। अब देखिए, चाणक्य द्वारा जो रचित पुस्तक अर्थशास्त्र है, इसका नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन यह जो मतलब पुस्तक है किस पर आधारित है? राजनीति पे आधारित है। किस पे आधारित है? राजनीति पे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन यह पॉलिटिक्स की पुस्तक है, पॉलिटिक्स की। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, मौर्य काल की जो राजनीतिक स्थिति और राज प्रबंधन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसी पुस्तक अर्थशास्त्र हमसे हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देखेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे, विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इसको ध्यान रखेंगे कि मुद्रा राक्षस किसकी कृति है, एग्जाम में देता है तो आपको उत्तर करना रहेगा विशाख दत्त। ठीक है, और मुद्रा राक्षस पर टीका ढूंढीराज द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? ढूंढीराज। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक, उस पर एक और पुस्तक लिखी गई थी, टीका जिसको बोलते हैं, ढूंढीराज द्वारा लिखी गई थी। आगे बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो था बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में शासक बना। जो कि यह बिंदुसार था, ठीक है, यह बहुत ही मतलब प्रसिद्ध शासक नहीं था, एक अयोग्य शासक ही कह सकते हैं। मतलब इसका मतलब मौर्य वंश में बहुत बड़ा योगदान नहीं था। ठीक है, आगे बात करें, मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार की मृत्यु, ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अशोक शासक बना। ठीक है, बिंदुसार के लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि ये तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक का बेटा था और अशोक का पिता एक महान शासक का पिता था। बस इसके पास दो ही एक उपलब्धि थी, बाकी इसकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं थी। ठीक है, बिंदुसार। अब आगे हम बात करें, अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम राज्य के सप्तांग सिद्धांत इंपॉर्टेंट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट करिएगा। राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र में दिए गए वो क्या है? जो सप्तांग सिद्धांत, उसमें ये देखिए, राजा दिया गया है, अमात्य। किसी मजबूत राज्य के लिए क्या जरूरी है? एक मजबूत राजा होना चाहिए, एक अमात्य मजबूत होना चाहिए, यानी उसका मंत्री या सलाहकार जिसको बोलते हैं। फिर जनपद, कोष, दुर्ग, मित्र एवं दंड की सर्वप्रथम व्याख्या कहाँ मिलती है? आपका सप्तांग सिद्धांत में मिलती है, सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, अब आगे देखें, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान करने वाले जो विद्वान थे कौन थे? विलियम जोन्स, या आपके पहले विद्वान थे। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स भी कहा जाता था, एंड्रोकोट्स भी कहा जाता था। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है और इसने क्या कहा है? सैंड्रोकोटस। समझ गए? चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि जैन एवं तमिल साक्ष्य से होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें, प्रमुख भारतीय राजा एवं उनकी उपाधियां देख लीजिए। बिंदुसार की उपाधि क्या थी? आपका अमित्रघात। अशोक की बात करें तो प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय, अशोक वर्धन। समुद्रगुप्त की बात करें तो कविराज, अप्रतिरथ, परम भागवत, भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो विक्रमादित्य, परम भागवत। हर्षवर्धन की बात करें तो शिलादित्य और परम भट्टारक। और कनिष्क की बात करें तो देवपुत्र। ठीक है, तो इतने से हैं। अब आगे हम देखेंगे, हमको जो इसमें मेन पढ़ना वो भी देखिए, कहीं ना कहीं कैसे भी एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन मेन जो मतलब इसमें चैप्टर में सबसे मुख्य फोकस की बात करें तो सम्राट अशोक पर फोकस किया गया है। अब हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक को। 273 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट बना। ठीक है, वह मौर्य साम्राज्य का वह महानतम शासक था। क्या था? जो अशोक थे वो मौर्य साम्राज्य के महानतम शासक में से एक थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत महान शासक थे। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखिए, 273 ईसा पूर्व में शासक बने तो समय कैसे चलेगा? ईसा पूर्व है ना, तो 273 ईसा पूर्व के बाद क्या आएगा? फिर 272 ईसा पूर्व आएगा। ईसा पूर्व है ना कि ईसवी है। ईसवी रहता तो 273 के बाद 274 आता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कम कन्फ्यूज मत होइएगा। इसलिए बता दिया
कि 273 ये घटते हुए क्रम में आएगा, तो 273 में वो सम्राट बने, लेकिन वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक कहाँ था? उज्जैन का राज्यपाल था। इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, ठीक है। शासक बनने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो उज्जैन का राज्यपाल था, ठीक है। अब आगे हम बात करें, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी, यहाँ दसी लिखा है, नाम से संबोधित किया गया। देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी के से संबोधित किया गया, किसमें? इनको अभिलेखों में। और वहीं पुराण में पूछे तो पुराणों में उनको अशोकवर्धन कहा गया है। अब आगे देखेंगे, ठीक है। आगे देखें, आगे दिया है आपका कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ये इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध जो है अशोक का इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। तो ध्यान रखने वाली बात जो है वो मैं आपको जोर दे रहा हूँ। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, ठीक है। अब आगे देखें, अब यहाँ से 2 पॉइंट, कि 13वें शिलालेख से यह पता चलता है कि अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। और कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भेरी घोष त्याग कर धम्म घोष को अपनाया, यानी युद्ध की नीति को अपनाकर धम्म नीति को अपना लिया। अब देखें, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक भगवान शिव की पूजा करते थे। उसके बाद कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है। किसने? उपगुप्त। इंपॉर्टेंट करेंगे कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? तो उपगुप्त। अब देखिए, अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी और असंधिमित्रा एवं कारुवाकी अशोक की क्या थी? पत्नियां थी। अशोक की एक अन्य पत्नी नाग देवी से कौन सा पुत्र हुआ था? एक पुत्र हुए थे, उनका नाम महेंद्र, और दूसरी थी आपकी संघमित्रा। तो अब यह जो है महेंद्र और संघमित्रा इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पूछता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो इंपॉर्टेंट करेंगे, इस सेक्शन को करेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा, अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? उनके जो धम्म के प्रमुख सिद्धांत है कि बड़ों का आदर करिए, छोटों के प्रति उचित व्यवहार, सत्य भाषण, अहिंसा, दान, पवित्र जीवन, सत्य, शुभ कार्य, धार्मिक सहनशीलता। तो अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत है, ठीक है। अब अशोक के प्रमुख अभिलेख देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखें, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख है और तीसरा आपका गुहालेख। शिलालेख में अशोक की धार्मिक यात्राओं, धर्म के नियमों, अहिंसा की नीति के विषय में लिखा गया है। वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है, जो कि 8 विभिन्न स्थलों से, कौन कौन से? शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, गिरनार, धौली, कालसी, जौगढ़, सोपारा तथा एटगुड़ी से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यह इंपॉर्टेंट करिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट करिएगा, गिरनार, कालसी और मेरठ से अभिलेख जो प्राप्त हुए किस लिपि में मिले हैं? आपके ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। वो जो मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में। दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण है। अब देखिए, हमने क्या किया गया? शिलालेख कितने हैं? जो दीर्घ शिलालेख हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण शिलालेख कितने हैं? 14। अब हम बात करेंगे स्तंभ लेख, तो दीर्घ स्तंभ लेख यानी जो मुख्य स्तंभ लेख कितने हैं? उनकी संख्या 7, ठीक है, जो 6 पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण है। अब देखें आगे, प्रयाग स्तंभ लेख प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, जिसे बाद में अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। सारनाथ तथा सांची के लघु स्तंभ लेख में अशोक ने अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया है, ठीक है। आगे देखें, कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख में अशोक की पत्नी कारुवाकी तथा उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। रुमिनदेई अभिलेख में अशोक की कर नीति की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट करिए, अगर एग्जाम में आ गया कि किस अभिलेख, अशोक के किस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख की संज्ञा दी जाती है, तो हो जाएगा रुमिनदेई अभिलेख। यह सबसे छोटा अभिलेख है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो रुमिनदेई अभिलेख हो जाएगा।
अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्या होगा कि गुहा लेख गुफाओं में उत्कीर्ण लेख है। गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने विहार एवं आखेट यात्राएं रोक दी तथा उसके स्थान पर धर्म यात्राएं शुरू की। अशोक के शासनकाल में रज्जुको, ठीक है, आधुनिक जो जिला अधिकारी जिसको डीएम बोलते हैं, को राजस्व एवं न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, आगे देखें। बिहार के गया में बराबर की पहाड़ी, इंपॉर्टेंट करिएगा, जिसको हम कर दें अंडरलाइन को इंपॉर्टेंट करिएगा। देखिए, यह आपकी हो गई बराबर की पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के गुफा लेख क्या हैं आपके उत्कीर्ण हैं। इन अभिलेखों में आजीविकों को ये गुफाएं दान में दिए गए हैं। ठीक है, आजीविकों को गुफाएं क्या दे दिए गए थे? दान में। अशोक के अधिकांश अभिलेख क्या थे आपके? प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अशोक के केवल 2 अभिलेख, एक तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की जो लिपि है वो आपकी है खरोष्टी है। इस चीज़ को ध्यान रखें। प्राचीन भारत में जो खरोष्टी थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। क्या लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। तक्षशिला तथा लगमान से अरमाइक लिपि में अभिलेख मिले हैं। ठीक है, तक्षशिला और लगमान से अरामेइक जो लिखा है कि अरमाइक है, अरमाइक लिपि में अभिलेख मिले हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, कंदहार के पास यूनानी और अरमाइक या अरमेइक लिपियों द्वारा लिखी द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इनको ध्यान रखने जरूरी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। मास्की, नेतुर, गुर्जरा तथा उदेगोलम अभिलेखों में अशोक का उल्लेख है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। और यह तो करिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अशोक के स्तंभ एकास्म अर्थात एक ही पत्थर से तराश कर क्या होते थे? वो बनाए गए होते थे। सांची का स्तूप, भरौत का स्तूप तथा सारनाथ के धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इंपॉर्टेंट, सांची का स्तूप, भरौत का स्तूप और सारनाथ के धर्मराजिका का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा जो था 13वां शिलालेख था। इंपॉर्टेंट करेंगे, जो टोटल 14 जो मुख्य शिलालेख थे उसमें से 13वां शिलालेख जो था अशोक का वो सबसे बड़ा था। और इसी में ही कलिंग युद्ध, ये भी ध्यान रखिएगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन पूछे, ठीक है, तो किसमें है? आपका 13वें अभिलेख में। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे देखें, संगम राज्यों चोल, पांड्य, सतीयपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी की सूचना अशोक के दूसरे एवं 13वें अभिलेख में मिलता है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फेंथेलर ने की थी। शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, कहीं भी पूछ सकता है, इतिहास की बात नहीं है, पूछ देता है 1 वर्ष सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अंग्रेजी में भी पूछ देता है। भाब्रू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख था। अब देखिए, सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन था? भाब्रू अभिलेख, इंपॉर्टेंट करेंगे। यह तो आपका शिलालेख था। सबसे बड़ा शिलालेख कौन था? आपका 13वां शिलालेख। और सबसे बड़ा स्तंभ लेख की बात करें तो भाब्रू अभिलेख, मतलब सबसे लंबा, यानी जैसे बड़ा लंबाई इसकी ज़्यादा थी। बौद्ध परंपरा अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। ठीक है, अब आगे यहाँ देखें, अशोक के धर्म के मुख्य सिद्धांत देख लें। क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, पूरा एक बार देख लीजिए, 2 बार वीडियो कम से कम देखिएगा आप लोग। कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय कांप उठा और उसके पश्चात उसने अहिंसा की नीति को अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म से दीक्षा ग्रहण की, ठीक है, तथा एक नए मत का संस्थापक बन गया जो अशोक के धम्म के नाम से जाना जाता है। अब देखें, तृतीय बौद्ध संगीति के बाद सम्राट अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक देखेंगे, स्थान देखेंगे। महेंद्र एवं संघमित्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, कहाँ भेजे गए थे? श्रीलंका में। महादेव को कहाँ भेजा गया था? मैसूर में। मज्झिम को कहाँ भेजा गया था? हिमालय में। रक्षित को उत्तरी कनारा में। धर्मरक्षित को पश्चिमी भारत में। महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र में। महारक्षित को यवन राज्य में। और मंझांतिक को भेजा गया था कश्मीर गंधार में। इंपॉर्टेंट इसको करेंगे, महेंद्र संघमित्रा वाला पूछता है अक्सर। अशोक, ठीक है, अशोक चक्र धर्म चक्र का वर्णन करता है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। इसे अशोक चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि लायन, कैपिटल, सारनाथ सहित सम्राट अशोक द्वारा जारी अशोक के फरमानों पर चक्र उत्कीर्ण किए गए हैं। अब समझिएगा,
अशोक के शिलालेख और उनके विषय को देख लीजिएगा। पहला जो अभिलेख है, ठीक है, उसमें पशु बलि की इनकी निंदा है। दूसरे अभिलेख की बात करें तो मनुष्य एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था तथा विदेशों में धर्म प्रचार का उल्लेख किसमें मिलता है? दूसरे अभिलेख में। तीसरे अभिलेख में मिलता है रज्जुक एवं युक्त की नियुक्त तथा राजकीय अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आदेश। चौथा शिलालेख कहता है धम्मघोष की घोषणा, धम्मघोष की घोषणा, ठीक है। पांचवा शिलालेख कहता है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख क्या कहता है कि प्रशासनिक सुधारों एवं आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख। सातवां शिलालेख देखिए सभी धार्मिक मतों के प्रति अशोक की निष्पक्षता। आठवां शिलालेख बोध गया की यात्रा का उल्लेख तथा विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन। नौवां शिलालेख सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। और 10वां शिलालेख देखिए राजा तथा उच्च अधिकारियों प्रजा के हित के लिए कार्य करें। 11वां शिलालेख में देखिए क्या है, धम्म नीति की व्याख्या है। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता पर बल तथा स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख, सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख, इंपॉर्टेंट, कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक का हृदय परिवर्तन तथा धम्म विजय की घोषणा, विदेशों में धम्म प्रचार का उल्लेख। 14वां शिलालेख पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन तथा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया था। अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख देख लीजिए। प्रयाग स्तंभ लेख जो है इलाहाबाद में, वर्तमान प्रयागराज। दिल्ली जो है, दिल्ली टोपरा वाला दिल्ली में स्थित है, दिल्ली और मेरठ वाला जो है दिल्ली में स्थित है। रामपुरवा वो चंपारण बिहार में है। लौरिया अरेराज का देखिए वो चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। सारनाथ लघु स्तंभ लेख के अशोक स्तंभ पर राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय वाक्य उत्कीर्ण है। इस स्तंभ पर 4 पशु हैं, बैल, घोड़ा, हाथी एवं सिंह दर्शाए गए। अशोक की धम्म नीति देख लीजिए। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। धम्म की नीति तत्कालीन अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार संहिता थी। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्म कांड का कोई स्थान नहीं था। अशोक के धम्म का उद्देश्य विशाल साम्राज्य को स्थिरता एवं शांति प्रदान करना था। देख रहे हैं, धम्म की नीति सहिष्णुता की शिक्षा देती थी। अशोक के 5वें अभिलेख में उल्लेख है कि धम्म के प्रसार के लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति की गई है। धम्म की नीति को प्रमुख अभिलेखों पर उत्कीर्ण किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखिए अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का नाम उल्लेख है जो इस प्रकार है। कलिंग, ठीक है, राजधानी तोसली थी। उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी और प्राच्य पाटलिपुत्र। तो अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य इनका जो क्षेत्र था इन 5 प्रांतों में फैला हुआ था। मौर्य काल में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे, ठीक है। अशोक ने गौतम बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया और भू राजस्व कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील खुदवाई, ठीक है, तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के कार्यों का वर्णन शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल वर्दी क्लासेज, ठीक है, वर्दी क्लासेज पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। यदि आपको टेलीग्राम से डायरेक्ट चैनल नहीं मिल रहा है तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।